नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ 7 और पाठ 7 का नाम है सर्वनाम के भेद। भाषा को सुंदर व स्वाभाविक बनाने के लिए वाक्यों में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा में प्राय सभी संज्ञाओं के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये शब्द सभी नामों के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, आप, उसके, उसने आदि। अब देखते हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति अर्थात प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं एक नई पुस्तक लाया हूँ, तो मैं कौन है? कहने वाला। पिताजी ने नित्यम से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कौन है यहाँ पर? सुनने वाला। और हेमा ने बताया कि आज वह डांस क्लास नहीं जाएगी, तो वह कौन है? अन्य व्यक्ति। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष, बात कहने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। मध्यम पुरुष, बात सुनने वाले के लिए बात कहने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुझको, आप, आपको आदि। चलिए आगे आते हैं अन्य पुरुष पर। जिन व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के बारे में बात की जाती है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह मेरा मित्र है, वह अस्पताल है, वे मेरे ताऊजी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कमरे में कोई बैठा है, मुझे खाने के लिए कुछ दो, किसी से रजिस्टर ले आओ। फिर आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। ये सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं, जैसे जहाँ चाहा वहाँ रहा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये होते हैं बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। निजवाचक सर्वनाम, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता निज, स्वयं के अर्थ के लिए करता है, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं स्वयं रजिस्टर खरीद लाऊंगा, वे अपने आप प्रश्न हल कर लेंगे, रवि स्वतः ही कानपुर पहुंच जाएगा। आते हैं बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? कौन शब्द नहीं है? किसको कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? नहीं। रिक्त स्थान भरिए। मयंक कहाँ जा रहा है? बच्चों मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, रिक्त स्थान आप स्वयं भरेंगे। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। हम मेले में नहीं जाएंगे, मैं स्वयं कानपुर चला जाऊंगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके भेद लिखिए।
अक्षत को पढ़ने के लिए कुछ दो, कुछ, पर नहीं पता क्या दो, तो ये होगा बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा विद्यालय है, यह यहाँ पर सर्वनाम है और ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। मैदान में कोई बैठा है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, उसने, उनके आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित लिखिए और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने हैं, जैसे कि हम, है ना, हमारा और किसे, आप। इस प्रकार से बच्चों आप और भी सर्वनाम शब्द छांटेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।